Hello and welcome to EACT classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. Then there is one more type of primary memory, that is this cache memory. And कि आज हम कैश के बारे में पढ़ेंगे और मैंने आपको बताया कि कैश जो है कैश इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी में वी हैव द कैश, रैम एंड द रोम. मैंने आपको बताया था कि रैम जो है, रैम का काम होता है इट स्टोर्स द डेटा, इट स्टोर्स द प्रोग्राम्स, इट स्टोर्स द एप्लीकेशंस, इट स्टोर्स द इंस्ट्रक्शंस दैट आर करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड. जिन एप्लीकेशंस या जिन सॉफ्टवेयर को अभी आप चला रहे हो इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कहाँ पे होते हैं? वो रैम. सेकेंडरी स्टोरेज में मैंने आपको बताया डेटा सारे एप्लीकेशन चाहे उनको आप अभी यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो वट एवर यू हैव इन योर कंप्यूटर वो सेकेंडरी स्टोरेज में होता है. लेकिन जिस सॉफ्टवेयर को अब आप यूज कर रहे हो राइट नाउ, जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ तो पावर पॉइंट होगा पहले सेकेंडरी स्टोरेज में, लेकिन जैसे ही मैं पावर पॉइंट को ओपन करूंगा तो वो रैम में लाया जाएगा. इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें आएगा. इसके अलावा अगर कोई और सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल मैं गूगल क्रोम यूज कर रहा हूँ तो गूगल क्रोम भी इसी में अभी होगा. तो रैम में वी हैव द करंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस, करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स. जो भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो रैम में होते हैं. या अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं कोई वीडियो चला रहा हूँ, आई एम वॉचिंग सम वीडियो, तो वो वीडियो जो है वो होगी तो सेकेंडरी स्टोरेज में, लेकिन जैसे उसको मैं ओपन करूंगा रैम में आ जाएगी. ठीक है. देन रोम के बारे में मैंने आपको बताया कि रोम जो होती है, चूंकि रैम होती है दिस इज वोलेटाइल होती है. रैम के अंदर जो भी वो पावर ऑफ होने पे चला जाता है. ठीक है. तो मैं आपको बता रहा था कि अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो कोई डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हो, तो अगर आप उसको सेव नहीं करते हो तो जो भी आप लिख रहे हो ना वो सारा रैम में रह रहा है. जब तक आप कंट्रोल एस नहीं दबाओगे ना तब तक वो सेकेंडरी स्टोरेज में सेव नहीं होगा. तो अगर आपने सेव नहीं किया डॉक्यूमेंट को, अगर आपने कंट्रोल एस नहीं दबाया, तो जो भी आपने लिखा होगा अगर कंप्यूटर ऑफ हो गया तो सारा वो डिलीट हो जाएगा. जब आप फिर से ऑन करोगे ना तो वो कहीं पे नहीं मिलेगा आपको. क्यों? क्योंकि वो रैम में था. अभी आप उसको चला रहे थे उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, वो रैम में था. उसके अंदर जो भी आप डेटा डाल रहे थे वो रैम में ही था. और चूंकि रैम वोलेटाइल है तो इस वजह से वो डिलीट हो गया जैसे ही कंप्यूटर ऑफ हो गया. लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल एस दबाते हो तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में जाता है. अब अगर आपका कंप्यूटर ऑफ भी हो गया, लाइट चली गई, स्टिल जब आप फिर से ऑन करोगे कंप्यूटर को, जो आपने डॉक्यूमेंट टाइप किया होगा वो आप देख पाओगे, क्योंकि वो सेव होगा किसमें? सेकेंडरी स्टोरेज में. और सेकेंडरी स्टोरेज होती है नॉन वोलेटाइल. ठीक है. देन आते हैं रोम पे. रोम पे मैंने आपको बताया रोम जो होती है दिस इज रीड ओनली मेमोरी. इसमें कुछ डेटा होता है जिसको सीपीयू सिर्फ रीड कर सकता है, यानी सीपीयू इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस या डेटा होता है उसको देख सकता है, उसको वहां से कॉपी कर सकता है, उसको यूज कर सकता है, लेकिन उसको डिलीट एडिट नहीं कर सकता, उसको राइट नहीं कर सकता. राइट मतलब उसको एडिट नहीं कर सकता, उसको डिलीट नहीं कर सकता. और रोम के अंदर कैसा डेटा होता है? इसके अंदर कुछ ऐसा डेटा होता है जो कंप्यूटर को फंक्शनल बनाता है, जो कंप्यूटर को फंक्शनल बनाने के लिए, कंप्यूटर को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए जरूरत पड़ती है. बेसिकली सीपीयू को जरूरत पड़ती है उस डेटा की. ठीक है. रोम के अंदर जो डेटा होता है या रोम जो होती है, रोम इन इटसेल्फ इज ए नॉन वोलेटाइल फॉर्म ऑफ मेमोरी. ये भी नॉन वोलेटाइल है, मतलब इसको फर्क नहीं पड़ता कि कंप्यूटर ऑन है या ऑफ है. इसके अंदर जो डेटा है, जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इसके अंदर डेटा डाला गया था, वो हमेशा इसके अंदर रहेगा. ठीक है. अनलेस आप उसको बाहर निकाल के फिर से इलेक्ट्रिकली इरेज कर दो. ठीक है. अदरवाइज सीपीयू कंप्यूटर के अंदर जब तक ये रहेगी इसके अंदर डेटा सेव रहेगा. अब हम आते हैं तीसरे वाले पे, दैट इज कैश मेमोरी. अब कैश मेमोरी का काम क्या है? नाउ यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है. सीपीयू जो है, सीपीयू की स्पीड होती है बहुत फास्ट. सीपीयू की स्पीड होती है बहुत फास्ट इन कंपैरिजन टू रैम. मतलब रैम डेटा लाने में, अगर डेटा लाना पड़ा सीपीयू को, सेकेंड्स लगेंगे. मेबी इट विल टेक सम माइक्रो सेकेंड्स. लेकिन सीपीयू जिन माइक्स के सेकंड्स के दौरान रैम से डेटा आएगा उस टाइम तक सीपीयू जो है वो आइडल, मतलब वो काम नहीं करेगा. इसका मतलब है कि रैम का डेटा लाया जाता है, चूंकि रैम जो सीपीयू के कंपेयर स्पीड में स्लो होती है, तो इस वजह से सीपीयू की स्पीड या हमारे कंप्यूटर की स्पीड स्लो होती है. अब वो कितनी स्लो होती है वो
उतनी नहीं दिखेगी, लेकिन स्लो होती है वो कुछ। तो मैं आपको बता रहा था कि सीपीयू और जो रैम है इसकी स्पीड के बीच में हल्का सा डिफरेंस तो होता ही है। तो अब हम चाहते हैं कि ये डिफरेंस और कम हो। हम चाहते हैं कि इसकी स्पीड या जो सीपीयू की एग्जीक्यूशन स्पीड है इसको हम मैक्सिमाइज करें, उसको हम और बढ़ाएं, और उसके लिए हम कैश मेमोरी का यूज करते हैं। तो बेसिकली कैश मेमोरी का मकसद है टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, या सीपीयू की एग्जीक्यूशन स्पीड को बढ़ाना हमारा मकसद है। इस वजह से हम कैश बुलाते हैं। अब कैश का मकसद क्या है? देखो, कैश जो होती है ये एस रैम होती है, और रैम जो होती है डी रैम होती है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था एस रैम होती है फास्टर इन कंपैरिजन टू डी रैम। तो मैंने बताया था कि एस रैम होती है फास्टर, तो इसका मतलब है कि कैश जो होती है, कैश से अगर सीपीयू डेटा लाएगा उसमें बहुत कम टाइम लगेगा इन कंपैरिजन टू अगर रैम से लाना होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? अब यहाँ पे हम रैम को रिप्लेस कर देते कैश से। हम क्या करते हैं, चूंकि कैश होती है फास्टर, एस रैम होती है फास्टर, तो रैम अगर हमारे पास 2 GB की है या 4 GB की है तो हम कैश लगा देते वहां पे, एस रैम लगा देते वहां पे। लेकिन मसला है कि अगर हमें 4 GB की रैम पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपए में, 4 GB की कैश पड़ेगी हमें 4,000 रुपए में या 8,000 रुपए में, या मे बी उससे ज्यादा 16,000 में। तो कैश फास्टर है लेकिन कैश महंगी भी है। अगर आपको हायरार्की याद होगा तो सबसे सस्ती सेकेंडरी वाली होती है, उससे थोड़ी महंगी रैम, उससे महंगी होती है कैश। तो यहाँ पे हमें ऑप्टिमाइज करना है, हमें कॉस्ट भी नहीं बढ़ाना लेकिन स्पीड भी बढ़ानी है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, अगर रैम हमारे पास होगी फॉर एग्जाम्पल मे बी 8 GB की, तो हम यहाँ पे कैश कुछ MB की रखते हैं। मे बी कैश हम फॉर एग्जाम्पल 4 MB की रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कैश भी है, थोड़ी बहुत है, इससे ज्यादा कॉस्ट भी नहीं बढ़ेगा। रैम जो है वो हमारे पास 8 GB सारा डेटा रैम में ला सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो, अब फॉर एग्जाम्पल रैम से कुछ डेटा आया सीपीयू में, रैम से कुछ डेटा आया सीपीयू में, तो हम क्या करते हैं कि जो डेटा सीपीयू के अंदर लाया गया, जो डेटा सीपीयू ने मतलब यूज किया, या जो डेटा के ऊपर सीपीयू अभी काम कर रहा है, हम उस डेटा के आसपास जो डेटा होगा, उस डेटा के अराउंड जो डेटा होगा, उसको कैश में लाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल रैम से हमने लाए, आप इमेजिन करो कि हमने 32 बाइट्स लाए रैम से। जैसे वो सीपीयू में आए, सीपीयू ने उसके ऊपर एग्जीक्यूशन की। अब चूंकि हमने वो 32 बाइट्स यहाँ लाए, हमने रैम से उस 32 बाइट्स के बाद कुछ डेटा, कुछ बाइट्स, कुछ एमबीज, कुछ केबीज फिलाए बिट्स के ऊपर जब काम हो तो आएगा, तो अब सीपीयू को उसके बाद जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हमने वो डेटा ऑलरेडी कैश के अंदर लाया होगा, तो सीपीयू क्या करेगा, वो डायरेक्टली कैश के अंदर उसको ढूंढेगा। तो अगर उसको वो कैश में मिला तो वो जल्दी से उसको यहां तक लेके आया अपने पास। तो उससे क्या होगा कि डेटा को लाने के लिए सीपीयू को रैम में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, रादर वो डायरेक्टली उसने उसको कैश से लेके आया। तो कैश से चूंकि कम टाइम लगता है लाने में, तो इस वजह से टाइम जो है वो बचा हमारा, उससे फास्ट बनता है ऑपरेशन। तो कहने का मकसद है कि रैम के अंदर वी हैव द करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स, कैश के अंदर हम रखते हैं वैसा डेटा जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है। रैम से वो वाला डेटा, रैम में से वो वाला डेटा कैश के अंदर आता है जो ज्यादा यूज हो रहा है, या जिसके ज्यादा चांसेस होते हैं, यूज होने के। क्योंकि अगर ज्यादा चांसेस कुछ डेटा, किसी डेटा का है कि वो यूज होगा, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सीपीयू जब इसको यहाँ ढूंढेगा तो वो उसको कैश में ही मिलेगा, और फिर कैश से उसको जल्दी से लेके आएगा, उसको रैम में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी सीपीयू को डेटा, जिस डेटा की जरूरत पड़ती है या जिस डेटा के ऊपर सीपीयू एग्जीक्यूशन करता है ना, तो सबसे पहले सीपीयू देखता है कैश में। अगर उसको कैश में मिला, अगर वो डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं कैश हिट। क्या कहते हैं? कैश हिट। अगर कैश में नहीं मिला तो फिर सीपीयू ढूंढता है किसमें? रैम में। अगर कैश के अंदर नहीं मिला तो उसको कैश मिस कहते हैं। तो ये दो टर्म्स है, कैश हिट एंड कैश मिस। कैश हिट का मतलब होता है इफ द डेटा इज प्रेजेंट इन द कैश विच द सीपीयू इज लुकिंग फॉर, एंड कैश मिस का मतलब होता है कि अगर डेटा
कैश के अंदर ना हुआ तो वो कहाँ होगा, रैम के अंदर। तो कैश मिस जब होता है तो सीपीयू फिर रैम के अंदर ढूंढता है उस डेटा को। आई होप ये चीज मैं समझा पाया। मैं यहाँ पे अब इसके रिगार्डिंग कुछ थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने ऑलरेडी कुछ बताई, कुछ मैं यहाँ से आपको पढ़ के समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो वी वर हियर एट कैश। तो कैश क्या है, कैश इज बेसिकली अ स्पेशल वेरी हाई स्पीड मेमोरी। ये हाई स्पीड मेमोरी होती है, बेसिकली एस रैम होती है ये, इट्स फास्टर देन द रैम, इट्स फास्टर देन द रैम। और इसका मकसद होता है टू स्पीड अप एंड सिंक्रोनाइज विद द हाई स्पीड ऑफ सीपीयू। क्योंकि सीपीयू की स्पीड ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू रैम, तो उसके साथ सिंक करने के लिए, उसके साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए, उसको स्पीड अप करने के लिए वी यूज दिस कैश मेमोरी। नाउ कैश मेमोरी इज कॉस्टलियर देन मेन मेमोरी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये मेन मेमोरी से कॉस्टलियर होती है। और डिस्क मेमोरी यानी ये आपकी हार्ड डिस्क या आपकी फ्लॉपी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, उनसे भी ये कॉस्टली होती है, लेकिन सीपीयू रजिस्टर से होती है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब चीपर होती है, सस्ती होती है उससे। तो अब हम कैश मेमोरी को रिप्लेस, अब हम रैम को रिप्लेस क्यों नहीं करते कैश मेमोरी से अगर ये फास्ट है? रीजन है कि रैम जो है, रैम सस्ती पड़ती है। कैश अगर हम कैश मेमोरी लाएंगे रैम की जगह पे तो कंप्यूटर का कॉस्ट बढ़ जाएगा। आपका अगर कंप्यूटर 32,000 35,000 में आता है, उसका कॉस्ट बनेगा मे बी 45,000 या मे बी 50,000, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि इट एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू। रैम एंड सीपीयू के बीच में ये बफर का काम करता है। बफर आप मान सकते हो, बफर मीन्स ए टेम्पररी स्टोरेज। मतलब जो मैंने आपको बताया कि ये सीपीयू और रैम के बीच में लाई करती है, और रैम से जो डेटा लाया जाता है इसके अंदर, वही फिर सीपीयू के अंदर जाता है। तो इट एक्ट्स एज ए बफर, इट एक्ट्स एज ए टेम्पररी स्टोरेज बिटवीन रैम एंड सीपीयू। आई होप ये चीज आप समझ रहे हो। अब यहाँ पे इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि इसके अंदर वो वाली इंस्ट्रक्शंस या वो वाला डेटा होता है दैट इज फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड बाय द सीपीयू। सीपीयू को जो ज्यादा डेटा जरूरत पड़ती है, जो इंस्ट्रक्शंस को बार बार जरूरत पड़ती है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज डेटा जो होता है वो इसके अंदर होता है, ताकि वो जल्दी से सीपीयू को अवेलेबल हो जब भी सीपीयू को उसकी जरूरत हो, तो उससे स्पीड बढ़ती है, ठीक है। अब कैश मेमोरी होती है एक्सपेंसिव, लेकिन ये स्मॉलर इन साइज होती है मेन मेमोरी। अब यहाँ पे मेन मेमोरी मैंने लिखा है, मेन मेमोरी का मतलब यहाँ पे रैम, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेन मेमोरी हम कभी कभी रैम को भी कहते हैं, लेकिन मेन मेमोरी आपको पता होना चाहिए मेन मेमोरी असल में क्या होता है, रैम, रोम एंड कैश तीनों को कहते हैं। लेकिन कभी कभी आप लिटरेचर में देखोगे, अपनी बुक्स में देखोगे कि मेन मेमोरी वो रेफर करता है रैम को भी, ठीक है। अब कंप्यूटर्स में यूजुअली आप देखोगे आपके डेस्कटॉप पीसी में या आपके लैपटॉप में यूजुअली 256 KB से लेके कुछ MBs तक, 2 MB या 4 MB की कैश मेमोरी होती है। कहीं कहीं पे किसी कंप्यूटर में कैश मेमोरी जो होती है ये सीपीयू के अंदर होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ज्यादातर केसेस में आप देखोगे कि ये सीपीयू के बाहर ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज समझो आप। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कल भी ये चीज बताई, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सेकेंडरी मेमोरी है, ये प्राइमरी मेमोरी है, और ये सीपीयू है, बीच में ये कैश मेमोरी है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, यानी जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है, जिसमें आपकी हार्ड डिस्क आएगी, जिसमें आपकी SSD आएगी, जिसमें आपकी फ्लॉपी और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज आती है, तो उसमें आपका सारा डेटा होता है। जितनी डेटा फाइल्स होती हैं वो होंगी। फॉर एग्जांपल डेटा 1 मानो आप, पहली एक फाइल है, डेटा 2 दूसरी फाइल है, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, व्हाटएवर। इसी तरह से जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम मतलब जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सारे इसी में होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम वो सारा इसी में होगा, ठीक है। तो बेसिकली सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सारा डेटा और सारे सॉफ्टवेयर्स होंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर वो वाले प्रोग्राम्स या वो वाले सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कि करंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जो अभी चल रहे हैं, जो अब जिनके ऊपर अभी काम हो रहा है, वो प्राइमरी मेमोरी या यहाँ पे रैम की बात हो रही है। सो दिस इज रैम हियर, ठीक है। तो वो रैम के अंदर होंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इतने सारे इतना सारा डेटा है, लेकिन अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल फाइल 3, फाइल 4 और प्रोग्राम 5 यानी सॉफ्टवेयर 5, ये इनके ऊपर काम चल रहा है, तो ये वाले रैम के अंदर होंगे। अब यहाँ पे ये है कि सीपीयू को अगर फॉर एग्जांपल वो किसी डेटा के ऊपर, किसी फाइल के ऊपर काम कर रहा है, या किसी फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम 5 यानी ये सॉफ्टवेयर अभी चल रहा है, प्रोग्राम 5 ये नाम है, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर 5 नाम है उसका, तो वो अगर अभी चल रहा है तो सीपीयू क्या कर रहा है, बेसिकली की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होंगी ना, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो अब यहाँ पे सीपीयू क्या करेगा, अब जो ये सॉफ्टवेयर होता है ना या प्रोग्राम होता है, इसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती है। तो सीपीयू क्या करता है, 1 by 1 यहाँ से इंस्ट्रक्शंस उठाता है।
मतलब जैसे ही आप ऑन करोगे ना, जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो पहली इंस्ट्रक्शन आएगी सीपीयू में, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगी, रिजल्ट्स भेजेगा वापस, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन आएगी सीपीयू में, फिर रिजल्ट्स वापस। तो इस तरह से इसके अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी सीपीयू वन बाय वन उन सबको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन कैश, अब इससे क्या होता है कि हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए, हर एक इंस्ट्रक्शन को यहाँ से लाने के लिए सीपीयू को रैम को एक्सेस करना पड़ेगा, मतलब रैम से डेटा लाना पड़ेगा, और मैंने आपको बताया उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आप इमेजिन करो कि इसके अंदर, इस प्रोग्राम फाइल के अंदर पहले के 10 किलोबाइट्स जो हैं, या आप इमेजिन करो उसके अंदर जो पहली इंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन या पहला कुछ डेटा जो है वो उसके ऊपर अभी सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है। तो जैसे ही उसको खत्म करेगा फिर उसके बाद वाला जो होगा उसको वो रैम से लाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी जिसके ऊपर काम हो रहा है, जिस इंस्ट्रक्शन पर अभी काम हो रहा है, उसको भी कैश मेमोरी में लाया जाएगा पहले ही, और उसके बाद वाली सेकंड जो कुछ उसके बाद कुछ डेटा होगा या उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन होगी उसको भी लाया जाएगा, मे बी उसके बाद थर्ड वाली जो होगी उसको भी लाया जाएगा। तो अगर अभी पहली वाली इंस्ट्रक्शन पे काम हो रहा है तो जब ये खत्म हो जाएगी, जब ये एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी, अब इसको जरूरत पड़ेगी जो नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन होगी, वो डायरेक्टली सीपीयू जो है वो पहले कैश में चेक करेगा और वो देखेगा हाँ वो तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो वो जल्दी से उसको लेके आएगा और उसके ऊपर काम करेगा। तो तब तक यहाँ से फिर से तीसरी वाली आई होगी या ऑलरेडी में भी इसमें अवेलेबल होगी। तो इससे क्या होता है कि सीपीयू का टाइम बचता है, सीपीयू को बार बार प्राइमरी मेमोरी, या मैं रैम की बात कर रहा हूँ, रैम के अंदर डेटा को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कैश मेमोरी का मकसद यही है, इट एक्ट्स एज अ बफर। ये जो फ्रीक्वेंटली, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे कीवर्ड है, अगर कल को वो क्वेश्चन पूछेंगे भी तो मोस्ट प्रोबेबली दे विल आस्क यू दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी होल्ड्स द फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू आंसर कि दैट इज योर कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है वो होल्ड करती है frequently requested data and instructions को, so that they are immediately available to the CPU when needed। ठीक है, I hope this thing is clear to now। मैं यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर CPU को जो इंस्ट्रक्शन चाहिए, जिस इंस्ट्रक्शन के ऊपर एग्जीक्यूशन करनी है, अगर वो कैश मेमोरी के अंदर उसको मिली तो उसको हम कहेंगे कैश हिट। तो अगर कैश हिट हुआ उसका मतलब है कैश मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शन मौजूद है। अगर कैश मेमोरी के अंदर वो नहीं हुई, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सेकंड वाली इंस्ट्रक्शन थी, लेकिन सीपीयू को सेकंड के बजाय मे बी सेवंथ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, तो सीपीयू जो है वो यहाँ देखेगा तो सेवंथ वाली नहीं होगी, तो वो उसको यहाँ जाके देखेगा, तो यहाँ जाके देखेगा तो फिर यहाँ से लेके आएगा और हम कहेंगे कि यहाँ पे कैश मिस हुआ है। कैश मिस मतलब कैश मेमोरी के अंदर रिक्वेस्टेड इंस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, देन देयर आर टू थिंग्स, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दीज टू टर्म्स आर रिलेटेड टू कैश मेमोरी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यूजुअली हम जो फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड डेटा होता है उसको कैश मेमोरी के अंदर रखते हैं। यूजुअली दो तरह के यहाँ पे ना, दीज आर कॉल्ड एज रेफरेंस ऑफ लोकेलिटी। रेफरेंस ऑफ लोकेलिटी, यहाँ पे क्या होता है कि देयर इज टेम्पोरल लोकेलिटी एंड देयर इज स्पेटियल लोकेलिटी। टेम्पोरल जहां पे भी आप देखोगे मतलब इट्स रिलेटेड टू टाइम, स्पेटियल मतलब इट्स रिलेटेड टू स्पेस। इसका क्या मतलब है? टेम्पोरल लोकेलिटी का मतलब है कि अगर कोई पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से डेटा लाया गया, अगर कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी मेमोरी लोकेशन से डेटा सीपीयू ने लाया, या कोई इंस्ट्रक्शन अगर मेमोरी से, रैम से सीपीयू ने लाई, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि उसको फिर से सीपीयू कॉल करेगा, या देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सीपीयू को उसको फिर से जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो सीपीयू रैम से जो वाला डेटा लाता है, या जो वाली इंस्ट्रक्शन या जिस मेमोरी लोकेशन से सीपीयू डेटा लाता है, उसको वो कैश में भी स्टोर करता है, क्योंकि चांसेस होते हैं कि जिसको अभी सीपीयू ने कॉल किया उसको फिर से कॉल करने की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर हमने उसको पहले ही यहाँ लाया होगा तो फिर से जब उसको जरूरत पड़ेगी वो रैम में नहीं जाएगा, वो उसको कैश से ही वापस लेके आएगा। तो टेम्पोरल लोकेलिटी का मतलब है इफ a particular memory location is referenced by the CPU, मतलब अगर CPU ने किसी मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस किया, मतलब उसको वहां से डेटा लाया, there is a possibility, अच्छी खासी पॉसिबिलिटी होती है कि उसको सीपीयू को उसको फिर से लाने की जरूरत पड़ सकती है, फिर से रेफरेंस करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इस वजह से उस डेटा को हम कैश में स्टोर करते हैं। तो जो वाली इंस्ट्रक्शन भी सीपीयू
में रैम से लाता है उसको हम कैश में भी स्टोर करते हैं। सेकंड इज स्पेटियल लोकेलिटी। स्पेटियल लोकेलिटी का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई इंस्ट्रक्शन सीपीयू ने रैम से लाई तो उसके आसपास, उसके अराउंड या उसके बाद वाली जो नेबरिंग इंस्ट्रक्शंस होंगी ना, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मेमोरी लोकेशन 10 है, मेमोरी लोकेशन 10 से डेटा को लाया गया, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो मेमोरी लोकेशन 11 पे या मेमोरी लोकेशन 12 पे जो डेटा है उसको सीपीयू उसके बाद कॉल करेगा। तो इस वजह से एक तो अकॉर्डिंग टू टेम्पोरल लोकेलिटी 10 वाली को हम कैश में रखेंगे, लेकिन साथ में हम 11 वाली और 12 वाली को भी कैश में रखेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्पेटियल लोकेलिटी the neighboring instructions or the neighboring memory locations might be or they have a very good probability कि उनको CPU उसके बाद रेफर करेगा, CPU को उनकी जरूरत पड़ेगी। तो दैट्स वाई जो नेबरिंग होगी उनको भी हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पे टेम्पोरल लोकेलिटी का मतलब है इफ अ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन इज रेफरेंस्ड बाय द CPU, then there is a very good possibility that CPU will reference them again। तो इस वजह से उसको हम कैश में रखते हैं। Then according to spatial locality, if a particular memory location is referenced, then there is a possibility that its neighboring memory locations will be referenced in future। That's why जो neighboring वाले होंगे उनको भी हम कैश में लाएंगे, ताकि जब उन नेबरिंग वालों को सीपीयू रेफर करे तो हम उनको डायरेक्टली कैश से लेके आए, उनको सीपीयू में सॉरी प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी या रैम से लाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। रैम के कैश के बारे में, कैश क्या है, कैश के बारे में आई थिंक इतनी सारी चीजें दीज मस्ट बी। ठीक है, अब यहाँ पे कैश मेमोरी, एक चीज आपका कैश मेमोरी होती है यूजुअली लेवल्स में, ये मुझे लगता है उतना इंपॉर्टेंट है, बट आप याद रख सकते हो कि यूजुअली 2-3 लेवल की कैश होती है कंप्यूटर के अंदर, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह की 2-3 लेवल्स की कैश होती है। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। तो इस तरह से हमने रैम, रोम और कैश को फिनिश किया। सो विद दिस वी फिनिश द प्राइमरी मेमोरी और द मेन मेमोरी। ठीक है,